हेलो एवरीवन, दिस इज मी प्रत्युष एंड दिस इज योर अमेजिंग चैनल IQ क्लासेस। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर के बोल्ड क्वेश्चंस। क्या पढ़ेंगे? सॉल्यूशन चैप्टर के बोल्ड क्वेश्चंस। अच्छा, हम लोग बोल्ड क्वेश्चन फिलहाल लगाते क्यों हैं, ये आप लोग भी अपने मन में एक बात बैठा लो कि जब भी हम लोग पूरे चैप्टर की थ्योरी पढ़ लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं उसके टॉपिक वाइज, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस बोर्ड में रखे हुए हैं और या फिर किस टाइप का कोई चेंज हुआ है या कैसे क्वेश्चंस और आ सकते हैं या बन सकते हैं। तो वो हम लोग जानते हैं लास्ट 5 ईयर बोर्ड क्वेश्चन से। कहां से जानते हैं? लास्ट 5 इयर्स बोल्ड क्वेश्चंस लगा के। ठीक है, तो आज हम लोग उन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे और ये वीडियो सबसे ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है उनके लिए जो बहुत ज्यादा टॉपर हैं और उनके लिए भी जिन्होंने कल से पढ़ाई स्टार्ट करी। एटलीस्ट अगर पूरा सिलेबस नहीं पढ़ पा रहे तो कुछ बोल्ड क्वेश्चंस लगा लें कि इन्हीं की जैसे ही कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो वो आप कुछ अटेम्प्ट तो कर सकते हैं। नहीं कहता आप लोग सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, लेकिन आप लोग अटेम्प्ट करने के लिए काबिल तो रहेंगे। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। देख लेते हैं ये 2020 का क्वेश्चन है। अच्छा, ऑलरेडी मैंने 2024 का स्पेसिमेन पेपर भी सॉल्व कर दिया और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दिया है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वहां जाके देख सकते हैं। द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, पेंट नहीं है। व्हेन 0.30 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन इज 0.0633 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड फ्रॉम दिस डाटा। What conclusion can draw about the molecular state of the solute in the solution? अच्छा, Kb देखो हमको बेंजीन का दे रखा हुआ है, Kb दिया हुआ है 2.53, वेट अच्छा सबके मॉलिक्यूलर वेट दे रखे हुए। अब इसको करेंगे कैसे, एक बात के लिए ध्यान देते हैं। हमेशा एक बात ध्यान रखना, नीट जेई इन सब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी सिर्फ 12th ऐसी बोर्ड की बात कर रहा हूँ कि हमेशा हमारा जो सॉल्यूट होगा वो हमेशा उस किसको दे दिया है, उन्होंने बी को दे दिया है कि भाई ABCD के हिसाब से रखा हुआ है ना कि सॉल्यूट को A मान लिया है और वो सॉल्वेंट को A मान लिया है और सॉल्यूट को B मान लिया है। तो ध्यान रखना, जब भी कोई भी चीज लेस अमाउंट में होगी, कोई भी चीज लेस अमाउंट में होगी, फर्स्ट हमेशा उसका वेट हमेशा B में ही क्या होगा, कैलकुलेटेड होगा। यानी अगर B में है तो हमेशा वो क्या दे रखा हुआ है, सॉल्यूट दे रखा हुआ है। ठीक है, तो 0.30 यानी क्या है, बहुत ही कम है इसका वेट। यानी क्या होगा, सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी ये क्या हो गया एज अ सॉल्वेंट और मिलकर क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, जो कि हमारा चैप्टर। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड। देखो मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं। एसिटिक एसिड होता है क्या बच्चों, यहाँ पे ध्यान देते हैं, वो होता है CH3COOH। क्या होता है? CH3COOH होता है सबसे पहला। देखो यहाँ पे कार्बन कितना होता है, कार्बन मेरे पास होता है, कार्बन कितना होता है मेरे पास होता है 12, हाइड्रोजन कितना होता है 1, ऑक्सीजन कितना होता है 16। तो CH3COOH कितने कार्बन है, 2, तो मैं 2 ले लेता हूँ। H4 है, O2 है, यानी कार्बन 12 टू जा 24, तो यहाँ पे लिख दिया 24 प्लस मैं डायरेक्ट 4 लिख देता हूँ। और ऑक्सीजन कितने हैं, 2, एक का कितना 16, तो यहाँ पे हो गया 32। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 32, 36 और 24 हमारे पास हो गया 60। यानी इसका मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। ठीक है, अब एक बात ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारा जो बच्चों एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, ये एज अ डाइमर फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है, डाइमर फॉर्म में। तो ये किस तरह बन जाता है, CH3COOH का होल ट्वाइस। अब अगर होल ट्वाइस हो गया तो 60 का होल ट्वाइस कर दिया, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 120 हो जाएगा, यानी 60 इंटू 2 हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा कि ये कैसे हुआ है। तो ये एज अ डाइमर फॉर्म में रहता है। अब एक बात और हमारे पास ध्यान रखना, या तो बेंजोइक एसिड, देखो ध्यान से देखते रहना, बेंजोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड, ये दोनों ही हमेशा किस फॉर्म में रहेंगे, डाइमर फॉर्म में रहेंगे। मतलब इनका जो मास है वो क्या हो जाएगा, जस्ट डबल में हो जाएगा। चलो आगे ध्यान देते हैं और क्या कह रहा है आगे। यहाँ पे कह रहा है, ध्यान देते हैं ना, सुनते रहना। हाँ, यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो हमको सॉल्यूट कितना दे रखा था, 0.30। ठीक है, सॉल्वेंट हमको इतना दिया हुआ था, टीबी हमको इतना दिया हुआ, केबी हमको इतना दिया हुआ। अभी हम लोग ने ऊपर क्वेश्चन में देखा। मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो हमारे पास 60 आया है। ठीक है, अच्छा टीबी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू IKB इंटू में M। ये M क्या है मेरे पास, मोलैलिटी। क्या है, मोलैलिटी। अच्छा, तो मोलैलिटी है, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मैं फिर से बता देता हूँ क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में होता है। ठीक है, अगर केजी में नहीं है तो हम लोग 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर केजी में है तो हम लोग 1000 कुछ नहीं लेंगे। ठीक है,
लेकिन हम लोग को सबने अभी यूनिट ग्राम में दे रखी थी, अभी हम लोग ने देखा था। अच्छा, टी भी हमको देखो इतना दिया हुआ है, के भी हमको देखो इतना दिया हुआ है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ उसका सॉल्यूट का, यानी अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट। मतलब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं ना मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू में मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कि हमारे पास क्या है ये रहा। ठीक है, तो सबकी वैल्यूज हमने जब पुटअप करी तो हमको यहाँ से आई कैलकुलेटेड मिला, यानी हम लोग को यहाँ से क्या मिला, आई ऑब्जर्व वैल्यू मिली। अब हमने इतना ऑब्जर्व किया, हमारा आई इतना आया है, लेकिन इन्होंने जो ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास हम लोग को दिया हुआ है वो हमने कितना निकाला है, क्योंकि हमारे पास 60 था, लेकिन हमने उसको डायमर फॉर्म में करके देखा तो हमारे पास कितना है 120 है, यानी ऑब्जर्व किया यानी कैलकुलेट किया तो मास क्या हो गया, चेंज हो गया। इसीलिए यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर आई की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे 120 रखा, अपॉन में हमने कितना ऑब्जर्व किया वो आया 0.5, तो यहाँ से कितना आ गया 240 आ गया। क्लियर, यहाँ से कोई भी डाउट नहीं। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड डिसॉल्विंग 0.025 ग्राम ऑफ K2SO4। 0.025 ग्राम दे रहा है, आपकी बार फिर से बहुत छोटा ग्राम है, यानी हमारा सॉल्यूट हो जाएगा इन 2 लीटर, यानी किसकी बात कर रहा है, वॉल्यूम की बात कर रहा है। 2 लीटर हमको वॉल्यूम दे रखा हुआ है। ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में चेंज कर लेंगे। एज्यूमिंग K2SO4 इज कंप्लीटली डिसोशिएटेड। अब एक और चीज बताते हैं यहाँ पे, देखो K2SO4 सब 12th के स्टूडेंट हैं, कोई भी वीक बच्चा नहीं है, सब तेज बच्चे हैं यहाँ पे एकदम रैप्चिक। तो यहाँ पे क्या हो गया SO4 2, यानी देखो 2 + 1 कितने मोल्स डिसोशिएट हो रहे हैं, यहाँ पे 3 मोल्स डिसोशिएट हो रहे हैं। समझ आए, कितने मोल्स डिसोशिएट हो रहे थे, 3 मोल्स डिसोशिएट हो रहे थे। तो कैसे, और यहाँ पे ध्यान देते हैं, इसीलिए मैंने आप लोग के लिए पहले से इसको सॉल्व कर दिया, ताकि जो मैं ऐसे सॉल्व करता चलो ये समझाना हो जाएगा, और ऐसे आप लोग वीडियो पॉज करके कंप्लीट सॉल्यूशन भी देखेंगे। लेकिन मेरी बात मानना, तो पहले क्वेश्चन देखना, फिर वीडियो पॉज करना, और 5-10 सेकंड लेके उसको पढ़ना, फिर ट्राई करना, फिर वीडियो स्टार्ट करना। ऐसे अगर सॉल्यूशन देखते रहोगे, समझते रहोगे, तो ऐसे याद तो हो जाएगा, लेकिन खुद से अटेम्प्ट करने का सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। देखो सिंपल सी बात है ना यार, जैसे मान लो हम कार चलाना, हम किसी को देखते हैं अच्छा बहुत इजी ऐसे चलाना है, लेकिन जब सेल्फ ड्राइव करते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, समझ नहीं आता है कैसे आगे पुशअप करना है। तो इसीलिए आप लोग भी पहले खुद से ट्राई करना, तो आप लोग को पता चलेगा कि कितना मतलब जरूरी है खुद से ट्राई करना। K2SO4 का मोल मास कितना दे रखा हुआ है, 0.025 दे रखा हुआ है। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2 लीटर, अभी हम लोग ने जस्ट ऊपर देखा, टेम्परेचर हमने कहा था ना उसको चेंज कर लेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस है, ये 0 नहीं है यहाँ पे। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ K2SO4, पोटेशियम का कितना होता है 39, तो 2 है तो 2 × 39। सल्फर का कितना होता है 32 तो 32। ऑक्सीजन कितना होता है 16, लेकिन कितने 4 तो 64 हो जाएगा यहाँ पे, तो टोटल कितना हो गया 174 हो गया। अब as K2SO4 dissociates completely, K2SO4 completely dissociate हो रहा है यहाँ पे, तो मैंने बताया ना कितने आंसर आ जाएंगे, 3 आंसर आ जाएंगे, यानी यहाँ पे I की वैल्यू हमको एग्जैक्ट पता चल गई, कितनी हो गई 3। देखो जितने मोल्स डिसोशिएट हो जाएंगे वहीं पे हमारी कितनी किसकी वैल्यू हो जाएगी, I की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आओ आगे ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है, अब किसकी बात कर रहे हो, तो ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर सबको इतना ध्यान रखना है, पाई इज इक्वल टू CRT। C क्या हमारा कंसंट्रेशन टर्म, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर और इनटू में पाई। अब यहाँ पे इसके साथ वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेटेड वैल्यू लग जाती है, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू R इनटू T। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा, नहीं तो एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। ये रहा पाई, पाई का फॉर्मूला होता है, पाई को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, C होता है कंसंट्रेशन टर्म, R होता है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 0.0821। टेम्परेचर अभी हम लोग ने देखा था 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, यानी हो गया हमारे पास 298 केल्विन। ठीक, अब C क्या है हमारे पास है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसी पाई की जगह मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर और R इनटू T मैंने क्या कर दिया, पुट अप कर दिया। क्लियर, आओ आगे ध्यान देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमको पाई आई वैल्यू सब हमने दे रखी, हमने यहाँ से क्या कर दिया, हमने यहाँ से सिंपली सिर्फ और सिर्फ पाई को कैलकुलेटेड कर लिया। कोई भी डाउट है यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। चलो आगे ध्यान देते हैं। अब हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्वस सॉल्यूशन। देखो ये और करके दिया हुआ है, मतलब हमारे बोर्ड में ये तो वो पूछा था और ये पूछा था, आपको दोनों में से जो आता है आप लोग वो कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सारे बताऊंगा कि हम लोग को सभी मेथड्स एकदम क्लियर करने हैं। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट फ्रीजेस एट 272.4 केल्विन व्हाइल प्योर वाटर फ्रीजेस एट दिस। अच्छा देखो प्योर वाटर दे रहा है, प्योर वाटर दे रहा है, यानी हमारे पास जो P0 होगा, और यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट फ्रीज हो रहा है, यानी ये सॉल्यूशन का है, यानी ये P0 नहीं होगा।
जो भी प्योर होगा, इतना ध्यान रखना, सिर्फ प्योर वाला जो भी प्योर होगा उसके ऊपर पी नॉट लगा होगा, बस इतना ध्यान रखना। बाकी सारे सारे क्या हो गए, इनप्योर। डिटरमाइनिंग केएफ दे रखा हुआ है, के भी दे रखा हुआ है। अच्छा वेपर प्रेशर देखो हमको वाटर कितना दे रखा है, इतना दे रखा है। देखो केएफ भी दे रखा है, केबी भी दे रखा है। फिर कह रहा हूं केएफ दे रखा है, केबी दे रखा है। केबी हमको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, यानी ये हमको मदद करेगा सेकंड में। किस में मदद करेगा, सेकंड में। अब मोलैरिटी दे रखा हुआ है, यानी हम लोग को ये रहेगा फर्स्ट में। क्यों फर्स्ट में क्यों रहेगा, क्योंकि डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैरिटी। मोलैलिटी सॉरी क्या होगा, मोलैलिटी, एल वाला टर्म है, ला वाला। हाँ समझ आए। तो यहां से हमको मोलैलिटी कैलकुलेट करने को मिल जाएगी। क्यों, कैसे मिलेगी, क्योंकि हमको डेल्टा टीएफ हम लोग यहां से निकाल लेंगे। भाई डेल्टा टीएफ कैसे निकालते हैं, क्यों डेल्टा मतलब क्या होता है बच्चों, चेंज, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। तो हम दोनों टेम्परेचर को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमको डेल्टा टी मिल जाएगा। समझ आ रहा है ना, यानी क्या मिल जाएगा, डेल्टा टीएफ मिल जाएगा। अब हमको देखो केएफ दे रखा हुआ है, मोलैरिटी आ जाएगी यार। और चलो ध्यान देते हैं यहाँ पे कैसे करना है। तो यहाँ पे जो केएफ का टीएफ डेल्टा टीएफ हमको दे रखा हुआ है, कितना दे रखा हुआ है, डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इनटू मोलैरिटी दे रखा हुआ है। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू 273 माइनस 272.4। ये भी हम लोग ने देखा था, ऊपर दो टेम्परेचर दिए होते तो हमने डिफरेंस निकाल लिया। तो क्या आ गया, 0.6 आ गया। अब 0.6 इज इक्वल टू 1.86, क्योंकि हमको केएफ दे रखा हुआ था, तो यहाँ से क्या आ गया, मोलैलिटी। क्या आ गई यहाँ से, मोलैलिटी कितनी आ गई, मोलैलिटी आई हमारी 0.322। अच्छा मोलैलिटी हमारा क्या है, एक कंसंट्रेशन टर्म है। क्या है, कंसंट्रेशन टर्म है। कंसंट्रेशन टर्म कहाँ कहाँ काम आता है, या तो मोल फ्रैक्शन में काम आता है, और या फिर क्या कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में काम आता है। अच्छा इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब तो यहां से हमको मोलैलिटी पता चल गया। बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, जैसे डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला वैसे ही डेल्टा टीबी का फॉर्मूला। तो यहाँ पे केबी इनटू में मोलैलिटी हो जाएगा, बहुत सिंपल था यार। बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, यानी यहां से डेल्टा टीबी फाइंड करना है। डेल्टा टीबी क्या है यार, ये तो चेंज है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, तो सिर्फ टीबी ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा, यानी जो आएगा उसमें 373 हम ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट मिल जाएगा। कैसे, और यहाँ पे ध्यान देते हैं, शायद कुछ समझ आया हो हल्का फुल्का, या फिर सब बाउंसर ना हो गया हो यार। तो देखो क्या फाइंड करना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो यहाँ से केबी दे रखा हुआ है, ठीक, यहाँ से तो मतलब डेल्टा टीबी तो निकालेंगे, और निकालते हैं। तो दोनों में यूनिट हमारी कौन सी, कंसंट्रेशन टर्म, मोलैलिटी। तो ये देखो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और यहाँ पे क्या हो गया, मोलैलिटी। तो यहाँ पे मोलैलिटी हम लोग को अभी हम लोग ने फाइंड करी, कितनी थी, 0.322। देखो यहाँ पे फिर टीबी हमको दे रखा हुआ है 0.512। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ से टीबी आ गया, ठीक है। लेकिन हमको बॉइलिंग पॉइंट निकालना है ना, बॉइलिंग पॉइंट यानी सिर्फ टीबी, लेकिन किसका, सॉल्यूशन का, तो टीबी नॉट नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 373 प्लस 0.01 मतलब 0.165 केल्विन। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया। अच्छा ये 373 क्यों ऐड किया है, क्योंकि ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होता है। डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हमको किस में रखना है, केल्विन में। तो हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस में 273 हम लोग ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 373 आ जाएगा। समझे, तो ये बस वही चीज है यार। आओ आगे ध्यान देते हैं। अब उसके नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कैलकुलेट द लोअरिंग ऑफ अ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर की बात कर रहा है, यानी किसकी बात कर रहा है, सॉल्वेंट की बात कर रहा है। और यहाँ पे ध्यान देते हैं यार, अब लोअरिंग वेपर प्रेशर, कैलकुलेट द लोअरिंग वेपर प्रेशर कैसे निकालते थे, उसका ये फॉर्मूला था बच्चों। ये तो हमें मैं जनरली कहूंगा कि लगाते लगाते तो याद हो ही जाता है, लेकिन अगर जिसने नहीं लगाया है अभी तक उसको ये फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा। ये पी नॉट ए जो हमारा होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट होता है। क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और पी ए क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ हमारा सॉल्यूशन होता है, पी नॉट के फिर से यही होता है। और एक्स बी क्या है हमारा, क्या है एक्स बी यहाँ पे हमारा मोल फ्रैक्शन। लेकिन मैंने कहा था ना कंसंट्रेशन टर्म मोल फ्रैक्शन, तो हम लोग मोलैलिटी को यहाँ पे यूज कर सकते हैं 0.382। और यहाँ पे ध्यान देते हैं। अब देखते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट को दिया कितना हुआ है। ये देखो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर हमको दिया हुआ है 23.76। कितना दिया हुआ है, 23.756। ध्यान रखना। चलो आओ नीचे ध्यान देते हैं वापस से सॉल्यूशन पे। तो यहाँ से सॉल्यूशन, हाँ ये देखो ध्यान देते हो, पीए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, अगर एक्सबी का निकालना है तो उसका मॉलिक्यूलर मास मतलब उसका सॉल्यूट अपॉन में उसी का मॉलिक्यूलर वेट, फिर अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स, फिर उसके फिर अपॉन में मॉलिक्यूलर सॉल्वेंट। नहीं है समझो, चलो एक बार फिर से समझा देते हैं।
ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो यहाँ पे रखेंगे नंबर ऑफ मोल्स बी अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ए। नंबर ऑफ मोल्स बी नंबर ऑफ मोल्स ए, हमारा मोल फ्रैक्शन हम लोग ने निकाल लिया, तो 0.332 मतलब 0.322, तो यहाँ पे भी यही होगा 0.322 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्योर वाटर, वाटर यानी हमारे पास कितना दिया हुआ था केजी में, यानी 1 केजी कितना हो जाएगा 1000 ग्राम हो जाएगा, ठीक 1 केजी हमारे पास कितना हो जाएगा 1000 ग्राम हो जाएगा, अपॉन में उसी का मॉलिक्यूलर वेट रखेंगे कितना 18, उसी का मॉलिक्यूलर वेट कितना रखेंगे 18 रखेंगे, तो इसको सॉल्व यहाँ पे रहेगा 1000 अपॉन में 18, तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास 55.5 में कट होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, चाहे तो इसको याद भी कर लो, हमेशा कैलकुलेशन काम आती है। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास देखो कितना आ रहा है 0.0057 आ रही कैलकुलेशन, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या था हमारे पास, पी ए इज इक्वल टू एक्स बी इंटू में पी नॉट ए, कैसे यहाँ पे ध्यान दो, ये देखो हमारे पास यही फॉर्मूला था ना, तो हमने क्या किया इसको इधर भेज दिया बस, चलो। तो अब यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास कितना आया पी ए हमारा था क्या वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूशन, तो हमने सॉल्यूशन का फाइंड कर लिया ना, बहुत इजी था। चलो अब आगे ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है और सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.3 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट इन 10 ग्राम ऑफ वाटर बॉइल्स एट दिस at 760 of mmHg, कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर। अच्छा वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट यानी सिंपल से सिर्फ और सिर्फ फिर आई पूछ रहा है, ध्यान रखना kb दे रखा हुआ है, फिर से kb, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा tb kb इनटू में हम अब की बार वांट ऑफ फैक्टर है तो इनटू में आई भी ले लेंगे यार, बहुत सिंपल है। अब देखो हमको कितना दे रखा हुआ, tb दे रखा हुआ 100.975 डिग्री सेल्सियस, ठीक, लेकिन एक बात बताओ ये 100.975 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो क्या ये मेरा डेल्टा टीबी है, सोच के बताना, अभी जरा समझ में कैलकुलेट कर लेना, अभी सॉल्यूशन दिखाएंगे। ये हमको 760 ऑफ mmHg क्या दे रखा हुआ है, प्रेशर दे रखा हुआ है, ठीक है। अब कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर ऑफ दिस सॉल्ट यानी दिस, ठीक है। आओ आगे ध्यान देते हैं। तो डेल्टा टीबी है, केबी हमको ये देखो डेल्टा टीबी 100 में से क्या हो गया माइनस हो गया, क्यों माइनस हो गया, क्योंकि हमने डेल्टा टीबी हमको किसका लेना है, चेंज का लेना है, वो हमको प्योर का दे रखा हुआ, वो सॉरी हमको उसका दे रखा हुआ तो सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन का दे रखा हुआ है, तो हमने उसमें से क्या किया प्योर का माइनस कर दिया, तो हमको चेंज मिल गया, तो हमने इसीलिए उसको चेंज किया। तो यहाँ पे उसमें हमको मास ऑफ सॉल्वेंट हमको कितना दे रखा हुआ है 10 ग्राम दे रखा हुआ है, जो कि ऊपर लिखा हुआ था। तो यहाँ से अपन लोग सॉल्व करते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू में मोलैलिटी, मोलैलिटी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, अगर नहीं है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू में मास ऑफ सॉल्वेंट, ये यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, समझ आया सभी को, ठीक है। तो डेल्टा टी हम लोग ने अभी देख लिया, मास ऑफ सॉल्यूट देखो हमको 1.23 दे रखा हुआ था, मास ऑफ सॉल्वेंट हमको इतना दे रखा हुआ है। अब हमको इसका कैल्शियम नाइट्रेट इसकी वैल्यू कितनी होगी, कितने आयंस में ब्रेक हो रहा है 1 + 2 यानी कितने आयंस में ब्रेक हो रहा है 3 आयंस में ये ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो टीबी हमको दे रखा था, मास ऑफ सॉल्वेंट कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस, कैल्शियम का होता है 40, नाइट्रोजन का होता है 14 यानी कितना हो जाएगा 28, यानी 40 + 28 और नाइट्रेट NO3 O × 3 का होल ट्वाइस था यहाँ पे, तो 6 × 48 और 48 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर तो 2 × 16 हासिल किया 1 यानी हो गया 96, तो यहाँ पे आ गया 96, तो इन दोनों कैलकुलेट करके हमारे पास कितना आ जाएगा 164, कितना आ जाएगा 164। चलो आगे ध्यान देते हैं। अब इसके बाद हमको जब सबकी वैल्यूज पता चले तो कुछ नहीं, सिंपली अब हम लोग इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट अप कर देंगे और हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, आई को कैलकुलेट कर लेंगे। चलो यहाँ पे ध्यान देते हैं, ये देखो आई यहाँ पे हमारा आ गया, सिंपली बहुत सिंपल था यार, ठीक है। आओ आगे ध्यान देते हैं। ये 2019 का हमारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ यूरिया ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 6 ग्राम ऑफ यूरिया यानी सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, सॉल्वेंट केबी दे रखा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर दे रखा हुआ है। अगर प्योर दे रखा हुआ है तो उसमें क्या करेंगे प्लस की माइनस, और हमको मास ऑफ यूरिया सब कुछ तो दे रखा है यार, क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ यूरिया कैलकुलेट करना है। पहले हम लोग यहाँ से टीबी को कैलकुलेट कर लेते हैं, ये ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ से हम लोग ने टीबी देखो निकाल लिया, उसमें क्या किया हम लोग को प्योर का दे रखा हुआ था तो हम लोग ने प्योर में से उसको ऐड कर दिया तो हमारे पास टीबी आ गया, बस सिंपल था यार। चलो आगे ध्यान देते हैं, आप लोग इसको देखना ट्राई करना, क्योंकि ऐसे ही मैं ऊपर करा चुका हूँ इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको स्पीड अप कर दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। When 0.4 gram of acetic acid is dissolved in 40 gram of benzene, the freezing point of the solution is lowered by इतना, यानी freezing point of solution इतना कम हो गया है। Calculate the degree of association। बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना इस फॉर्मूले को, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। डिग्री ऑफ एसोसिएशन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखो हमारे पास दो होंगे, एक DOD डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एक होगा DOA डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू I माइनस वन अपॉन में n माइनस वन, और यहाँ पे 1 अपॉन n माइनस वन। बस, तो इन दोनों फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना है। इन दोनों फॉर्मूले को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, इस तरह और इस तरह। एसोसिएशन में बस खाली 1 अपॉन n माइनस वन और डिसोसिएशन में सिर्फ n माइनस वन। बस चलो आगे ध्यान देते हैं। कह रहा है एसिड फॉर्म्स डाइमर, अभी हम लोग ने डाइमर फॉर्म किया था ना, यानी डबल हो गया था। व्हेन डिसॉल्व इन बेंजीन, KF दे रखा हुआ है। अरे फिर से बहुत सिंपल है यार, देखो ना, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, टेम्परेचर, डाइमर और KF दे रखा हुआ है। बस अब आगे ध्यान देते हैं कैसे करेंगे। ये देखो TF I फाइंड करना है, क्योंकि I के लिए तो हमें कुछ पता ही नहीं है। यहाँ पे KF हमको दे रखा हुआ है, मॉलिक्यूलर मास 60, WA इतना, तो बस सब कुछ पुटअप किया, मॉलिक्यूलर मास सबके पुटअप किया है। हम लोग को वहां पे डाइमर यानी ऑब्जर्व वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू में हम लोग ने 120 किया था। ये मॉलिक्यूलर मास तो हम लोग 60 रखेंगे ना भाई, 60 रहेगा ना, तो 60 बाकी सबने वैल्यू पुटअप करी, तो यहाँ से I हमारा आया। अब अल्फा इज इक्वल टू I माइनस वन अपॉन में 1 अपॉन n माइनस वन। अब ध्यान देते हैं n हमारा कितना हो जाएगा, n हमारा 1/2, क्योंकि हमारा क्या शो कर रहा है, डाइमर शो कर रहा है। तो कैसे लिख रहे थे, CH3COOH का होल ट्वाइस, तो ये 1/2 में कुछ रिस्पेक्ट कर रहा है, तो ये बस वही चीज है यार। तो I हम लोग ने ये निकाला है, यहाँ पे ध्यान दो, 1 ये है, 1/2 ये है, तो यहाँ से अल्फा हमारा कैलकुलेट हो गया कितना, 95.14%। अच्छा 95 पे परसेंट आ जाएगा तो भी आप लोग का आंसर सही है। और हमेशा एक बात ध्यान रखना, जो भी अल्फा आएगा, चाहे एसोसिएशन को चाहे डिसोसिएशन का, वो सिर्फ और सिर्फ परसेंट में ही आएगा। अब आगे ध्यान देते हैं। अब a solution is prepared by dissolving 9.25, फिर से solute of a non volatile solute, देखो उसने दे भी रखा है, देखो अब की बार ml दे रखा है, यानी लीटर यानी वॉल्यूम की बात कर रहा है, 450 ml की बात कर रहा है। हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर 350, ऑस्मोटिक प्रेशर अभी हमें पता चल गया है यार, पाई इज इक्वल टू CRT, यानी C हमारा कंसंट्रेशन क्या है, मोलैरिटी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वॉल्यूम हो गया, तभी तो वॉल्यूम उसने दे रखा है। अब तो उसने दे दिया यार। Assuming the solute is a non-electrolyte, determining its molecular mass and R की वैल्यू उसने हमें खुद भी दे दिया। इसका मतलब सब कुछ उसने हमें दे रखा हुआ है। Solute देखो उसने दे रखा हुआ है, वॉल्यूम दे रखा हुआ है, बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये हमारा क्या है, मोलैरिटी। क्या है, मोलैरिटी, R वाला टर्म है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ से पाई भी कैलकुलेट हो गया। टेम्परेचर हमारा 27 डिग्री सेल्सियस था, तो उसमें 273 ऐड किया तो 300 आ गया। तो यहाँ से मॉलिक्यूलर मास, R की वैल्यू, सारी वैल्यूज कैलकुलेटेड है। आप लोग यहाँ से इजीली आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई इशू यहाँ पे नहीं, ठीक है, क्योंकि उसने हमको मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने दिया थे सॉल्यूट का, तो हम लोग ने वही फाइंड किया। देखो पूछ रहा है ना, देखो डिटरमाइन इट मॉलिक्यूलर मास, यानी उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा सॉल्यूट का, तो हम लोग ने वो फाइंड किया, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था ना, हमको बताया नहीं उसने कि सॉल्यूट कौन सा था। अब आगे ध्यान देते हैं यहाँ पे। अब 2018 का आते हैं, हम लोग 2020 किया, 2019 किया, 2018 करने जा रहे हैं। देखो अभी तक हम लोग ने सिर्फ 19 और 20 किया और कितने सारे क्वेश्चन है, इसका मतलब सॉल्यूशन चैप्टर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी वेटेज रखता है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये 10 से 12 वेटेज का कभी कभी चला जाता है, मोस्टली तो 8 to 10 ये रहेगा ही रहेगा, ठीक है। आओ कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.025 of K2SO4 in 2 liter of water. It's completely dissociated, 174 ग्राम हमको मॉलिक्यूलर मास दे रखा हुआ है। अब मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग खुद से भी ट्राई करें, ठीक है। मैं इसका आप लोग को सॉल्यूशन दिखा देता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा एक बार आप लोग खुद से भी इसको ट्राई करें, क्योंकि काफी इजी है, सारी वैल्यूज दे रखी हैं उसने। आप लोग ने देख लिया, चलो जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन 5.85 ऑफ NaCl 100 ग्राम इस 3.348 है बच्चों, ये वैल्यू यहाँ पे गलत लिखी हुई है,
कैलकुलेट द वांट फैक्टर, फिर से आई फाइंड करना, फिर से बहुत इजी यार, सब कुछ देखो, केएफ भी आपके पास दे रखा हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट भी दे रखा हुआ है, एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। इसका मतलब जो आई था हमारे पास, एक क्या था, कैलकुलेटेड अपॉन में ऑब्जर्व्ड, जो ऑब्जर्व्ड वो था जो हम लोग फाइंड कर रहे थे, कैलकुलेटेड वो था जो उनकी तरफ से दिया हुआ था, लेकिन ध्यान रखना है डाइमर के फॉर्म में है कि विदाउट डाइमर है, सबसे पहला। ऐसे ही अब की बार क्वेश्चन में उन्होंने एक्सपेरिमेंटल दे दिया, यानी अब की बार एक्सपेरिमेंटल होगा और थ्योरेटिकल होगा। चलो यहाँ पे केएफ दे रखा हुआ, सबकी वैल्यूज दे रखी हैं, आओ हम लोग सॉल्यूशन पे चलते हैं फटाक से। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl कैसे निकालते हैं, देखो 5.85 हमको दे रखा हुआ था, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 58.5, लेकिन ग्राम में तो इनटू हमने 1000 डिवाइड बाय 1000 किया तो आगे हमारे पास 5.85, तो 0.1 आ गया, 0.1 कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब डेल्टा टीएफ देखो हमको दे रखा हुआ था, अभी मैंने बताया आई की वैल्यू को फाइंड करनी, केएफ हमको दे रखा हुआ 86 और 1 हम लोग को अभी हम लोग ने जस्ट निकाला, क्या निकाला, मोलैलिटी। अब देखो थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल आ गया, वहां पे था कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व, तो घबराना नहीं है, दोनों एक चीज है यार, बस आपको क्वेश्चन के हिसाब से ध्यान रखना है। देखो थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास कितना है, थ्योरेटिकल भाई थ्योरी के हिसाब से निकाला 58.5, लेकिन एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास तो हमें पता ही नहीं यार, वही तो फाइंड करना है, और आई हम लोग ने निकाल लिया, तो यहां से हमारा क्या आ गया, एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास आ गया। कोई भी डाउट यहां तक नहीं। अब देखो उसी का और करके दे रखा हुआ, कैसे करेंगे, एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 12.48 ग्राम ऑफ बैरियम क्लोराइड BaCl2, BaCl2 का देखो इन्होंने हमको मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, बस खाली हम ऐड प्लस माइनस कर लेंगे। 100 ग्राम ऑफ वाटर, यानी हम इसको 1 kg भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, सॉल्वेंट है। और यहाँ पे हमको टेम्परेचर दिए, टेम्परेचर बच्चों ये दे रखा हुआ है 100.0832, ये दे रखा हुआ है 100.0832 हमको दे रखा हुआ है। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बैरियम क्लोराइड, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा, क्या अल्फा डिसोसिएशन, अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन में N-1, एसोसिएशन 1 अपॉन N-1। अब आगे ध्यान देते हैं, तो मास तो सॉल्यूट दे रखा था, सॉल्वेंट दे रखा है, बैरियम क्लोराइड का मास कितना होता है 28.34, आप लोग कैलकुलेट कर ही सकते हैं यार। टीबी भाई हमको नॉर्मल दे रखा था, हमने उसमें से 100 माइनस कर दिया, क्योंकि क्या दे रखा था, देखो यहाँ पे दे रखा है बैरियम क्लोराइड ऑफ वाटर बॉइल्स एट इतना, यानी ये सॉल्यूट ये सॉल्वेंट यानी सॉल्यूशन का हमको डिग्री सेल्सियस कितना दे रखा है, इतना दे रखा है, तो हम लोग को डेल्टा टी भी निकालना है, तो हम लोग ने क्या किया, उसको प्योर में से माइनस कर दिया, प्योर में से माइनस कर दिया 100 में से, तो हमको मिल गया 0.0832। तो यहाँ से हमारे पास टीबी आ गया, आई निकालना है, केबी हमको दिया हुआ है, मोलैलिटी अभी हम लोग को पता चल जाएगी, कैसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसका, मतलब सॉल्यूट का, तो उसी का क्या रखेंगे, मॉलिक्यूलर मास। तो ये देखो सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास वेट और यहाँ पे सॉल्वेंट का वेट है, तो यहाँ से आई की वैल्यू हम लोग ने कैलकुलेट कर ली। अब यहाँ से आई की वैल्यू जो हम लोग ने कैलकुलेट कर ली है, तो अब हम लोग अल्फा भी निकाल लेते हैं। अल्फा कैसे निकालेंगे, ये देखो मैंने एक दूसरे टर्म से भी आप लोग को निकालना सिखाया, अगर आप लोग ये वाला फॉर्मूला भूल जाते हो तो ये अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन N-1। इसमें कैसे है, इसमें हम लोग ने थोड़ा सा इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब नॉर्मल वैसे कंडीशन ले रखी है कि अगर BaCl2 को हम लोग 1 मानते, अगर हम लोग BaCl2 को अगर हम लोग 1 मानते तो ये 0 0 हो जाता, इसमें से मानते अल्फा मोल से निकल गए तो ये अल्फा बन गया, ये अल्फा बन गया, ठीक है। तो यहाँ से आई सारे अल्फा वाले को उठा लेते हैं, सारे अल्फा को उठाने के बाद क्या हो जाएगा, जितने भी हैं उससे हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी 1 प्लस क्या हो जाएगा 2 अल्फा हो जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा 2 अल्फा, क्योंकि देखो अल्फा 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 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 अल्फा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितना है 2Cl है, यहाँ पे 2 अल्फा आ जाएगा, तो 2 अल्फा आने से यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू आ जाएगी। समझ आया, नहीं आ रहा, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, चलो एक बार फिर से, मतलब कहने का है मेरा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग आई वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। देखो हमने इसको 1 माना तो ये सब 0 0 हो गए, इसमें मानते अल्फा मोल निकल गए तो ये 1 अल्फा बना, तो ये 2 अल्फा बनेगा, ठीक। तो यहाँ से सारे आई में से हम सभी अल्फा को उठा लेते हैं, तो ये 1 प्लस देखो 1 अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 अल्फा बचेगा, तो 1 प्लस 2 अल्फा आ गया, ठीक, 1 प्लस 2 अल्फा आ गया। अब आई की वैल्यू हम लोग ने फाइंड करी है कितनी, 2.67, तो यहाँ से अल्फा आ गया, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा हमारा 0.3 यानी 80 मतलब 0.835 आ रहा है, यानी अल्फा हमारा हो जाएगा 83.5%, ठीक है। अब आगे ध्यान देते हैं, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, देखो थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है,
why the freezing point depression of 0.4 of NaCl is twice nearly than 0.4 ml of glucose solution। देखो सिंपल सी बात है, फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा कम होता है, कभी बढ़ता नहीं है। तो डेल्टा टीएफ एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मोल्स पे। किस पे प्रोपोर्शनल होती है? नंबर ऑफ मोल्स पे। तो NaCl के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2 और ग्लूकोज के कितना है? 1। सो वांट अ फैक्टर फॉर NaCl इज 2 और ग्लूकोज इज 1। तो 0.4 ऑफ NaCl सॉल्यूशन इज नियरली ट्वाइस देन इतना। समझ आ गया होगा? चलो आगे ध्यान देते हैं, क्योंकि इसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है तो ये ट्वाइस हो गया। अब आगे ध्यान देते हैं, कह रहा है डिटरमाइन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग दिस ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व इतना। अरे यार फिर से ये सॉल्यूट है, ये फिर से सॉल्वेंट है। फ्रीजिंग पॉइंट फिर हमको देखो दे रखा है, कि फिर हमको दे रखा हुआ है, तो फिर से हमारा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? देखो TF है, KF है, M है, तो यहां से हम लोग ने डेल्टा TF निकाल लिया। लेकिन हम लोग से क्या फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है, डिप्रेशन ही फ्रीजिंग पॉइंट नहीं पूछ रहा है। फ्रीजिंग पॉइंट ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड T0F, बस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसमें से उसको माइनस कर दिया तो हमारा ये आ गया। ठीक है, आओ आगे ध्यान देते हैं। 0.15 m aqueous solution of KCl exert an osmotic pressure of 6.8 atm at 310 Kelvin. Calculate the degree of dissociation of KCl। इतना दे रखा हुआ है। क्या पूछ रहा है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या पूछ रहा है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी पाई इज इक्वल टू CRT। पाई इज इक्वल टू CRT, ठीक है। C हमारा कंसंट्रेशन टर्म, पाई हमारा 6.8 हमको देखो दे रखा हुआ है, ठीक है, यानी ATM है ना। PV इज इक्वल टू NRT। V को नीचे ले आओ तो P इज इक्वल टू NVRT। अब P की जगह यहाँ पे अब की बार हमको पाई दे रखा हो, पाई इज इक्वल टू NRT, यानी N/V क्या है? मोलैरिटी, यानी कंसंट्रेशन टर्म। तो यहाँ से हम लोग ने क्या कैलकुलेट किया? I को कैलकुलेट कर लिया। I की वैल्यू डिसोसिएशन कांस्टेंट, I की वैल्यू I-1 यहाँ पे रखेंगे। N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितने मोल्स में टूट रहा है? तो K प्लस Cl माइनस, यानी 2 मोल्स में यहाँ पे टूट रहा है, तो N की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई, बस। तो अल्फा आ गया यहाँ पे। तो कोई भी डाउट यहाँ तक नहीं? देखो बहुत सिंपल था, हम लोग ने सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया। अब मैं एक क्वेश्चन आप लोग को ये वाला होमवर्क दे रहा हूँ, खाली आप लोग एक बार ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि हुआ कि नहीं हुआ, नहीं तो मैं फिर इसको वापस समझाना पड़ेगा। A solution containing 8.44 gram of sucrose in 100 gram solute solvent, प्रेशर दे रखा है देखो, ऑफ वाटर हैज वेपर प्रेशर 4.6 एंड प्योर वेपर प्रेशर यानी P0A हमको दे रखा हुआ है 4.5 और PA हमको दे रखा हुआ है 4.56। आपके पास ये फॉर्मूला है, आप लोग अप्लाई करिए, मुझे बताइए क्या कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सुक्रोज, यानी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में, हाँ सॉरी, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इनटू में हमारे पास 1000 होता है। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स की जरूरत वो ग्राम में है तो 1000 करेंगे, ग्राम में नहीं है तो 1000 नहीं करेंगे। यार मैं आप लोग को सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, आप लोग बाकी इसको ट्राई करिएगा अच्छे से। क्लियर? तो अब यहाँ पे हमारे सभी सॉल्यूशन के सारे बोल्ड क्वेश्चंस हमारे फिनिश होते हैं। आई होप आप लोग 10 जगह से पढ़ने से अच्छा है एक जगह ही बच्चों को आप लोग 10 बार पढ़ो तो बहुत ज्यादा क्लियरिटी आती है। मैं फिर कह रहा हूं 10 जगह पढ़ने से अच्छा है एक जगह ही 10 बार पढ़ो तो बहुत ज्यादा क्लियरिटी आती है। आप प्लीज सारे क्वेश्चंस को एक एक जगह आप लोग नोट करना, अपने आप से ट्राई करना, खुद से मेहनत करना, तो और ज्यादा आप लोगों को सेल्फ ड्राइव बहुत अच्छे से आएगी। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बोल्ड क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।